हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि हम लोग कवर कर रहे थे अगस्त 2023 की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी सेगमेंट को कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर किया और इकोनॉमिक्स की भी कल पहली क्लास आ चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया था। हालांकि टारगेट था हमारा 4 टॉपिक का, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 3 टॉपिक कवर किए। लेकिन आज कोशिश रहेगी कि 5 से 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे। और इससे पहले आपको मई की भी करंट अफेयर्स यही मिल जाएगी, जून की भी मैंने कराई है और जुलाई की भी करा दी गई है। तो ये तीनों की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आप पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर मैं इस पीडीएफ को 2 तरीकों से अपडेट करता हूं। एक तो जब पहली बार आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूं, और दूसरी जो मैं अंडरलाइन करता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो मैं मैगजीन पर लिखता हूं, उनके साथ में अंडरलाइन करके आपको पोस्ट कर देता हूं टेलीग्राम पर, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए उसको सबसे पहले आप रिवाइज कर सकें और फैमिलियर हो सकें। और इसके मंथली मैगजीन के नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जो आपके यूपीएससी 2024 के एग्जाम में हेल्पफुल रहे, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक विजन आईएएस की शॉर्ट नोट्स की वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमने पढ़ लिया था। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल की क्लास में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पढ़ी थी, और आईसीआरआर पढ़ा था, यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा था, और भारत में स्टार्टअप्स पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में सीएसआर, और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हम पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पढ़ेंगे डीबीटी, और साथ ही साथ आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक योजना, और शहरी अवसंरचना विकास निधि। हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करके कंप्लीट करेंगे, ताकि अगले महीने की अर्थात सितंबर की जो मैगजीन आएगी उससे पहले हम लोग इसको कवर कर सकें। तो आज लगभग हमारे 6 से 7 टॉपिक का टारगेट रहेगा। पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा आज के टॉपिक को, और पूरा आसानी से समझते हुए। तो शुरू करते हैं टॉपिक को हम। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा भारत में सीएसआर। सीएसआर दोस्तों क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात कि जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वो अपना जितना भी प्रॉफिट कमा रही हैं भारत के अंतर्गत रह के, भारत की जनता से, भारत के समाज से, भारत की सरकार से, तो उस समाज के प्रति, उस जनता के प्रति, उस लोगों के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपना कुछ प्रतिशत का हिस्सा इस समाज की भलाई के लिए योगदान करें। क्या करें? योगदान करें। तो इसी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सीएसआर व्यय पर आंकड़े जारी किए हैं। क्या कहा है, इस मंत्रालय के द्वारा क्या कहा जा रहा है, उससे पहले हम समझते हैं कि सीएसआर क्या होता है। तो सीएसआर एक बिजनेस मॉडल है जो कि कंपनियों को अपने हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाने में मदद करता है। यानी हितधारक का मतलब जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो उस कंपनी में शेयर खरीदते हैं, और जो जनता होती है जो उस कंपनी से क्या करती है, सर्विस लेती है पेमेंट करके। जैसे मान लीजिए मैं टाटा कंपनी की बात करूं, तो आप टाटा की 4 व्हीलर खरीदते हैं पैसा देके, तो टाटा की गाड़ी चलाते हैं, महिंद्रा की गाड़ी चलाते हैं, या कोई भी आप प्रोजेक्ट को करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो किसी न किसी कंपनी का है वो। किसी कपड़े को खरीदते हैं ब्रांड को, तो वो किसी कंपनी का है। तो जनता के प्रति भी उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। इसी चीज को हम सोशल रेस्पॉन्सिबल कहते हैं, अर्थात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें मुख्य रूप से परोपकारी, धर्मार्थ प्रकृति के सामाजिक लक्ष्यों में योगदान करने को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। भारत में सीएसआर का जो फ्रेमवर्क है, ये कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 135 के तहत कंपनी सीएसआर नीति नियमावली 2014 में दिया गया है। अर्थात सीएसआर की जो बात की गई है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में वर्णन किया गया, जिसको 2014 में बनाया गया। कंपनी की अधिनियम की जो कंपनी अधिनियम था 2013, इसकी अनुसूची 7 में, ध्यान देना, संविधान की अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी अधिनियम की अनुसूची में उन कार्यों या गतिविधियों की सूची दी गई है जिन्हें कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल करेंगी। अर्थात कंपनी कौन सा काम करेंगी, तो जैसे शिक्षा में योगदान दे सकती हैं, कुछ धन देकर, कुछ योगदान देकर, हेल्थ की व्यवस्था में योगदान दे सकती हैं, साथ ही साथ शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार के मुद्दों पे दे सकती हैं, गरीबी को कम करने के लिए, लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए,
क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वाटर कंजर्वेशन को रोकने के लिए। ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं जिसकी व्याख्या कंपनी अधिनियम में की गई है कि कहाँ कहाँ पे सीएसआर का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि सीएसआर को पूरा करने के लिए क्या होता है कि कंपनियों को लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, ध्यान देने वाली बात है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अर्जित अपने औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है ए, इसका पिछले 3 सालों का जो औसत प्रॉफिट आ रहा था वो मान लीजिए कि 60 रुपए आया। कितना आया? 60 रुपए। तो इसका 2% कितना हो जाएगा? चलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं। 200 रुपए मान लीजिए इसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 200 रुपए। अब इसका 2% अगर आप लोगे तो 4 रुपए आ जाएगा। और जब इस 4 रुपए की बात होगी तो ये एजुकेशन पे खर्च किया जा सकता है, या फिर हेल्थ सिस्टम पे खर्च किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया जा सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की स्किल ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं युवाओं को रोजगार देने के, तो किसी भी चीज पे खर्च किया जा सकता है। लेकिन ये इन चीजों का निर्धारण कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7 निर्धारित करती है। तो 2% जो है कि सीएसआर खर्च करने का प्रावधान है, और 3 वित्तीय वर्षों में जो उनका प्रॉफिट आया हो। अच्छा, ध्यान देना कि जो सीएसआर मानक के तहत आने वाली कंपनियां हैं, किन कंपनियों से सीएसआर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टअप है उनसे ले लिया जाए, या कोई भी छोटी छोटी कंपनियां भी शुरू की गई हैं, हम सबसे नहीं लेते हैं, बल्कि हम उन कंपनियों से लेंगे जो 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवल लाभ कमाते हैं, या 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की उनकी नेटवर्थ होती है, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का वो टर्नओवर करते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वो अगर 1000 करोड़ रुपए का कर रहे हैं लगभग टर्नओवर, तो ऐसी कंपनियां जो कि इतने बड़े अमाउंट के साथ मार्केट में अपनी स्थापना करते हैं, मतलब मार्केट में अपनी पोजीशन रखते हैं, तो इन कंपनियों के ऊपर सीएसआर लगाया जाता है। तो सीएसआर के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, चाहे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सीएसआर से क्या महत्व होगा। तो पहला महत्व होगा कि कंपनियों के सामाजिक योगदान में सहायता मिलती है। भाई कंपनी क्या करती है? समाज में योगदान करती है, और इससे कंपनियों की सकारात्मक ब्रांड छवि को बढ़ावा मिलता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे रतन टाटा जी अक्सर जो है कि चैरिटी में पैसा देते हैं। अक्सर वो सीएसआर में 2%, तो ये मिनिमम लिखा गया है। कोई कंपनी चाहे तो 2% की जगह 50%, 20% भी खर्च कर सकती है, मिनिमम 2% है। अब मान लो रतन टाटा जी के पास पैसा बहुत है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे 2% नहीं, मैं चाहता हूँ कि 40% खर्च करूँ, तो सरकार कोई मना नहीं करेगी, लेकिन 2% से कम नहीं खर्च कर सकते। तो रतन टाटा जी इतना खर्च करते हैं, इतना चैरिटी में योगदान देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, तो हमेशा रतन टाटा जी बहुत दिग्गज और बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों की सूची में आते हैं। इसीलिए हम टाटा के किसी भी प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं करते हैं, क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी के साथ होता है और सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और धन के न्याय संगत वितरण के सिद्धांत को भी कायम किया जा सकता है, जिससे गरीब और वंचित लोगों को शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छे कौशल मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। ये सभी व्यवस्थाएं जो है कि की जाती हैं, तो ये इसके फायदे होते हैं। अच्छा, रुझान की बात करें कि सीएसआर जो 2014 से इसका नया कॉन्सेप्ट आया, ध्यान देना 2014 से आया, उससे पहले का नहीं था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रॉफिट देखने को मिला। तो पहली चीज कि 2014-15 की तुलना में सीएसआर पे जो खर्च हो रहे थे वो 150% बढ़ गया, अर्थात मैक्सिमम कंपनियां सीएसआर पे खर्च कर रही हैं। सीएसआर के तहत 18,000 से ज्यादा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी में, स्किल इंडिया प्रोग्राम में, बहुत अलग अलग सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं आप देखोगे कुल खर्च में 19.5% और 24.5% क्रमशः स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया गया है। आप देखोगे कि जब आप कभी भी मैक्स के शोरूम में जाइए, या ट्रेंड्स के शोरूम में जाएंगे, या पेंटालून्स के शोरूम में जाएंगे, तो अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि आपकी बिलिंग होती है 3,999 रुपए के सामान की बिलिंग हुई, या 3,599, 3,399 की बिलिंग हुई। तो जो कैशियर होता है, जो आपसे पेमेंट लेता है, वो कहता है कि सर 1 रुपये आप डोनेशन देना चाहेंगे। वो डोनेशन नहीं होती है, असल में वो उस कंपनी की, ट्रेंड्स कंपनी की, पेंटालून्स कंपनी की वो सीएसआर होती है, जो कि कंपनी को अपनी धनराशि में से करना चाहिए, लेकिन वो ऐच्छिक रूप से क्या करते हैं, कस्टमर से भी 1-1 रुपए जुटाने की प्रयास करते हैं। तो ये आप देखोगे, जैसे आपने एक ऐड देखा होगा, शांति निहार आंवला एक तेल आता था, बजाज आलमंड तेल आते थे, तो इनमें भी लिखा होता था कि 1 रुपया इस बॉटल का शिक्षा पे खर्च किया जाएगा।
अब आप कहोगे सर इतनी छोटी छोटी चीज़ आप कैसे मेजर कर लेते हो? तो देखिए, अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है तो आपको हर तरफ अपनी आंखों को खुला रखना होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो उसमें ध्यान दो कि आप क्या नया कर रहे हो और क्या नया आपने देखा। हालांकि ये मैंने 3-4 साल पहले ही देख लिया था। मैं उस ऑयल को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में एक रिलेटिव्स है, कई सारे लोग जो यूज़ करते थे। अक्सर गाँव में महिलाएं यूज़ करती हैं। तो मैंने उसको जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ, शांति निहार आंवला तेल है, आप उसे देख सकते हो। आज भी उस पे लिखा होता है कि 1 रुपए इसका शिक्षा पे जाएगा। तो ये क्या हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये खर्च दुगना हो गया। अर्थात क्लाइमेट को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, क्लाइमेटिक चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनियां सीएसआर के खर्च को बढ़ा रही हैं। और स्वच्छ गंगा निधि, पेयजल, स्लम क्षेत्र के विकास के कारण इस स्वच्छता पर खर्च बढ़ा, यानी कि सैनिटेशन पे खर्च बढ़ा। और इस तरीके से आप देखोगे कि सीएसआर एक पॉजिटिव चीज है जो बेहतर चल रही है। आगे हम देखते हैं कि सीएसआर से संबंधित कुछ मुद्दे भी होते हैं कि इनका नियमन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो व्यय करते हैं इससे संबंधित कुछ समस्या है, जैसे उचित कार्यान्वयन का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो निर्धारित सीएसआर फंड है, ये होने वाले व्यय की प्रभावी तरीके से निगरानी नहीं की जाती है। यानी कंपनी जो सीएसआर के रूप में कहती है कि हम 2% खर्च करेंगे कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में, या रोजगार के क्षेत्र में, या कौशल के क्षेत्र में, या पर्यावरण के क्षेत्र में, या स्वच्छता के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम खर्च करेंगे, लेकिन सही मानक में अगर चेक किया जाए तो उसकी कोई निगरानी नहीं होती कि क्या वाकई किसी कंपनी ने सीएसआर का पूरा पैसा यूज किया, क्या पूरा का पूरा पैसा खर्च किया उसने सही ढंग से। ये एक समस्या है। विनियामक दायित्व से बचने पर ध्यान दिया जाता है, यानी सीएसआर संबंधित दीर्घकालिक योजना के विकास में बाधा पैदा करने लगती है ये सभी नियम। वहीं भौगोलिक पूर्वाग्रह की बात करें तो इसमें अक्सर जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने सीएसआर का अधिकांश हिस्सा आर्थिक रूप से विकसित राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में व्यय किया, गुजरात में व्यय किया, जबकि उसकी आवश्यकता बिहार जैसे क्षेत्रों में होनी चाहिए थी, यूपी में होना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में होना चाहिए था, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग होना चाहिए था, जिससे यहाँ पर हेल्थ की व्यवस्था अच्छी होती, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती, और रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते, कुशल श्रमिक प्राप्त होते। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि कंपनी, अभी आप देखोगे आगे कि सीएसआर ऐच्छिक होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें तो देखोगे कि जो 2% खर्च करना होता है तो कंपनी के ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होता है कि हम इसी राज्य में खर्च करें, इसीलिए वो विकसित राज्यों में ज्यादातर खर्च करती हैं। और कम खर्च की एक समस्या है कि 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से 52 कंपनियां सीएसआर गतिविधियों पर अनिवार्य रूप से 2% खर्च भी नहीं कर पा रही हैं। सोचिए, रतन टाटा जी हमारे एक महान हस्ती जो न जाने कई करोड़ और कई प्रतिशत खर्च कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां 2% सीएसआर भी खर्च नहीं करती हैं। सुव्यवस्थित अगर आप देखोगे सीएसआर गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी का भी अभाव देखने को मिलता है। स्थानीय समुदायों के पास सीएसआर के बारे में या तो बहुत कम जानकारी होती है या बिल्कुल जानकारी होती नहीं है। आप अपने गांव में कभी जाइए और पूछना कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में जानते हो, तो कहेंगे हमें ये नहीं पता कौन सा कॉरपोरेट कह रहे हो आप। इसका मतलब वो जिस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो जिस कंपनी में सर्विस ले रहे हैं, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसके सीएसआर के बारे में ही उन्हें नहीं पता होता है। सुव्यवस्थित एनजीओ की अनुपलब्धता, यानी यहाँ पे अगर एनजीओ भी हैं तो वो भी कंपनी के साथ साठ-गांठ करके अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं, पूरी तरीके से उस सीएसआर को यूज करने में मदद नहीं कर रहे हैं। एक सेतु का काम करना चाहिए कंपनी और आम जनता के बीच में, एनजीओ को सेतु का काम करना चाहिए कि एनजीओ क्या करे कि कंपनी को याद दिलाए कि भाई आपको अपना सीएसआर इस जनता के लिए खर्च करना चाहिए, इस मद में खर्च करना चाहिए, स्वच्छता में, सफाई में, सैनिटेशन में। कुछ नहीं तो आप महिलाओं को सैनिटरी पैड में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, ये भी एक अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं। तो एनजीओ अगर होते तो इनको याद दिलाते, लेकिन एनजीओ की भी अनुपलब्धता, यानी एनजीओ की भी कमी हो रही है। तो हालांकि सीएसआर व्यय और इसकी दक्षता में सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, तो पहली है कि बॉटम अप दृष्टिकोण। टॉप अप नहीं होना चाहिए, बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। अर्थात योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। ये देखा जाए कि लोकल स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे लोगों की मुख्य जरूरत क्या है। हर गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए ताकि गांव गांव में एजुकेशन हम पहुंचा सकें, उच्च एजुकेशन। आज क्या है यूपी बिहार में,
हर गांव में प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन हर गांव के आसपास के रीजन में इंटर कॉलेज नहीं है, इसलिए प्राइमरी तक तो बच्चा पढ़ता है, उसके बाद वो मजदूर बन जाता है और मजदूरी करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंटर कॉलेज था ही नहीं। 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए उसका मन नहीं करता था स्कूल जाना, इसलिए वो नहीं गया। अगर हर गांव में इंटर कॉलेज कर दिया जाए स्थापित, तो शायद एजुकेशन का लेवल और भी अच्छा होता। तो ग्रामीण स्तर पे हमें देखना है कि क्या आवश्यकता है, सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, सड़कों का विकास है कि नहीं, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और तब हम इसको और भी एफिशिएंसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं सीएसआर को। सामाजिक कल्याण को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे शहर की ओर पलायन में भी कमी आए और रोजगार भी सृजित हो। प्रदर्शन प्रबंधन और कार्यक्रम का मूल्यांकन होना चाहिए कि सीएसआर परियोजनाओं की नियमित निगरानी होनी चाहिए। टीमों का विकास करो, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का नियमित आकलन करो कि स्थानीय समुदाय, लोकल गवर्नमेंट या ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, जमीनी स्तर पे कितना प्रभाव हुआ, कितनी एजुकेशन में परिवर्तन आया, कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन आया, कितना स्किल्ड लेबर तैयार हुआ, कुशल श्रमिक हुआ कि नहीं, इन्वायरमेंट के स्तर पे क्या परिवर्तन है, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ सीएसआर के अंतर्गत विविधीकरण करो, अर्थात कि अब सीएसआर को कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भी निवेश करना चाहिए। अभी तक मैंने बताया सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब समाज के हित में आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हो, स्वच्छता पे खर्च कर रहे हो और रोजगार पे खर्च कर रहे हो, कुशल श्रमिक बनाने पे खर्च कर रहे हो, पर्यावरण पे खर्च कर रहे हो, लैंगिक अंतराल को कम करने पे खर्च कर रहे हो। लेकिन अब आप कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भी खर्च करिए, यानी कि विविधीकरण करो, नए नए सेगमेंट, नए नए सेक्टर का खोज करो जहां सीएसआर का प्रयोग किया जा सके और एसडीजी के साथ उनका संरेखण करो कि एसडीजी 1, 2, 3, 4 ईटीसी इनके साथ हम जोड़ कर देखें ताकि सीएसआर का प्रयोग करें, ताकि एसडीजी के जो गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसको अचीव किया जा सके। जैसे लैंगिक समानता स्थापित हो सके, भुखमरी समाप्त हो सके, गरीबी जीरो स्तर पे आए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, संधारणीय साधन का प्रयोग हो सके और मीडिया की भूमिका भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था सीएसआर का टॉपिक, जो आपने देखा कि मेंस में आप क्या लिख सकते हो, प्रीलिम्स में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि आप देखेंगे कि सरकार ने अभी घोषणा की है और क्या कहा है कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को हम क्या करेंगे, कौशल का प्रशिक्षण देंगे, यानी उन महिलाओं को कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे इन महिलाओं की सूक्ष्म उद्यम शुरू करने की क्षमता प्रोत्साहित हो, क्षमता में वृद्धि हो, अर्थात माइक्रो एंटरप्राइजेस खोल सकेगी अपने ग्रामीण स्तर पे, अपने जमीनी स्तर पे, अपने क्षेत्रीय स्तर पे इनका ये विकास कर सकें। तो 2 करोड़ महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी लखपति दीदी योजना के नाम से। और ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाया जाएगा। अगर लखपति दीदी की बात करें हम इस योजना की, तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को इतना जो है कि सक्षम बना दीजिए कि कम से कम वो 1 लाख रुपए एक वर्ष में कमा सके। हालांकि 2021 में इस पहल की शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। लखपति एसएचजी महिला पहल के नाम से इसको शुरू किया गया था और इसमें महिलाएं क्या क्या काम कर सकती हैं, जैसे महिलाओं को प्लम्बिंग करना, प्लम्बिंग समझते हैं, जो नल वगैरह कसना, टायर टोटी वगैरह कस देना या पानी टंकी सही कर देना, एलईडी बल्ब बनाने के लिए ड्रोन का संचालन कैसे किया जाए, उनकी मरम्मत कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का कौशल प्रदान किया जाए। ये जरूरी थोड़े है दोस्तों कि मिस्त्री का काम लड़का ही करेगा, यानी मिस्त्री का काम केवल एक पुरुष ही कर सकता है घर बनाने का, बिजली का काम एक पुरुष ही कर सकता है, प्लम्बरी का काम एक पुरुष ही कर सकता है। हालांकि हम लोग जब भी बुलाते हैं तो पुरुष ही हमारे घर में आते हैं जब ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन महिला भी तो इन सब चीज़ों को कर सकती है, पाइप की फिटिंग कर सकती है, बिजली के वायर की वायरिंग कर सकती है घरों की। तो इसके लिए जब उसे ट्रेनिंग दी जाएगी तभी जो है कि वो इन कामों को कर सकेगी। तो यही चीज़ है कि 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, आपको बताते चलूं कि ये अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है गांव पे आधारित, जो कि एक प्रकृति में तो स्वैच्छिक होती है। इसमें 10-20 स्थानीय महिलाएं मिलकर काम करती हैं। भारत में लगभग 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत है और जिसमें 88% तो केवल महिलाएं सदस्य हैं। जैसे केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स, ये सब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक है। और ये आपके लिए आंकड़े हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और आगे देखते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका क्या है। सबसे पहले
आप किसी भी व्यक्ति को अगर सशक्त बनाना चाहते हैं तो उसकी जेब में 10 रुपए रखिए, अर्थात उसकी जेब में पैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से वो सशक्त होना चाहिए। आप अपने घर में किसकी बात सुनते हो? अपने पिताजी की सुनते होगे क्योंकि पैसा वही कमा रहे हैं, या फिर अपनी माताजी की सुनोगे अगर वो पैसा कमा रही हैं। तो जो पैसा कमा रहा होता है या जिसके पास पैसा देने और रखने की पावर होती है, हम उसी की बात सुनते हैं। तो महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब किसी युवा को रोजगार नहीं मिला तो उसने स्टार्टअप खोला, और उस स्टार्टअप में आप देखोगे कि लड़के ही चाय का ठेला लगा रहे हैं, लड़के चाउमीन का होटल चला रहे हैं, लड़के किसी छोटी छोटी कंपनी उन्होंने बना ली या कोई दुकान खोल ली। ऐसा हम क्यों सोचें? भाई उद्यमशीलता के लिए तो महिलाएं भी आगे आ सकती है। अगर ये महिलाओं के कौशल में सुधार किया जाए तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की जो है कि कल्चर है वो और डेवलप होगा, स्टार्टअप को मदद मिलेगी। वित्त प्रदान करना, इन्हें सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जा सके अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, व्यवसाय को चलाने के लिए, जिससे व्यापक उद्यमशीलता और निर्णय निर्माण में इनका एक क्या को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। श्रम बल में भागीदारी हो सके, मतलब जो श्रम बल 2018-19 में ग्रामीण महिला श्रम बल की भागीदारी 19.7% थी, ये 20-21 में बढ़ के 27.7% हो गई। और इस श्रम बल को हम और भी बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स 100 में से 28 लगभग महिलाएं काम कर रही हैं। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 28 तो महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस संख्या को हम बढ़ा के 40-45 तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम स्किल्ड दे रहे हैं, मतलब कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ग्रामीण और शहरी भारत के बीच जो मौजूदा अंतराल है उसे हम समाप्त कर सकें। क्योंकि ग्रामीण भारत में महिलाएं जो है आज भी पितृसत्तात्मक समाज के प्रभाव की वजह से दबी हुई हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनके पास हुनर तो है, हालांकि अब तो यूट्यूब की दुनिया आ गई है। आप देखो कि बहुत सी महिलाओं ने अपने घर में ही कोई कुकिंग का चैनल बना लिया, कोई सिलाई मशीन का चैनल बना लिया, किसी ने एजुकेशन का चैनल बना लिया, कोई यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, कोई डांस की वीडियोस डाल रहा है, कोई अपनी रील्स बना रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो घर में बैठ के यूट्यूब पर अपना बिजनेस कर रही हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। लेकिन अगर हम इन महिलाओं को इनके इस योग के बाद भी इन कामों के साथ साथ अगर हम उनको कुछ कौशल प्रदान कर सकें, स्किल दे सकें, ट्रेनिंग दे सकें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी में महिलाओं का योगदान बढ़ाया जा सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण भारत का जो अंतराल है वो कम किया जा सके। उससे क्या होगा, लोग पलायन नहीं करेंगे, अपने ही गांव अपने ही शहर में रह के अपने शहर का विकास करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक, बंगलुरु, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, फिर वो अपने स्वयं के वो मालिक बन सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा महिलाओं का? स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने में योगदान मिलेगा। अब स्थानीय संस्थाएं क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, आप देखोगे क्षेत्र पंचायत होती है, विकास क्षेत्र होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सोशल कैपिटल को भी बढ़ाने में योगदान मिलेगा। सामाजिक पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि जब मानव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, जिससे सामाजिक पूंजी बढ़ेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ SDG 5 लैंगिक समानता को प्राप्त किया जाएगा। SDG 16 शांति, न्याय व मजबूत संस्थान भी स्थापित किए जा सकेंगे, और पारिवारिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। क्योंकि आज आप देखोगे कि जब भी किसी परिवार में लड़के या लड़की की शादी की बात होती है तो उसका या तो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति उसका निर्णय लेता है या कोई पुरुष प्रधान व्यक्ति निर्णय लेता है। उस लड़के या उस लड़की की माँ, बहन, ये कोई भी निर्णय नहीं लेता है। ऐसा अक्सर अभी भी ग्रामीण परिवारों में देखने को मिलता है। तो इनकी परिवार में निर्णय लेने की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि जब वो 4 पैसे कमा के घर पहुंचेगी तो उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका ओहदा बढ़ेगा, और ओहदा बढ़ने पर उसका जो पद में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं उसकी लैंगिक समानता स्थापित हो सकेगी। तो ये सब चीज़ें फायदे मिलेंगे। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वो अपने अधिकारों की वकालत कर सकेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित दबाव समूह के रूप में ये काम कर सकेंगी, और आजीविका को बनाए रखने हेतु राजनीतिक भागीदारी में कदम भी रख सकेंगी, और सरकार पे अपनी उचित मांगों के लिए दबाव बना सकेंगी। तो दबाव समूह के रूप में भी ये काम करेंगी। वहीं SDG को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, तो जैसे स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये सभी योजनाएं जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहीं ना कहीं
बढ़ावा दे रही हैं, इनको वित्तीय सहायता दे रही हैं, इनको प्रशासनिक क्षमता से मजबूत किया जा रहा है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन मैंने जितना पॉजिटिव आपको बताया, तो क्या आपको लगता है कि इतना पॉजिटिव है? तो जरा देख लेते हैं इनमें समस्याएं क्या हैं। कि पहली चीज, वित्त की कम उपलब्धता, क्योंकि निजी बैंकों का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्त पोषण तंत्र की तुलना में बहुत कम है। जो निजी बैंक हैं वो इनको बहुत ही कम पैसा देते हैं, या यूँ कहें कि वो पैसा देना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, ये हमारा पैसा वापस नहीं करेंगी, इसलिए हम पैसा इन्हें नहीं देंगे। सहयोग का अभाव, इनके सदस्यों के बीच में अक्सर एकजुटता का अभाव देखा जाता है, एकजुटता नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, इन सभी चीज़ों से होकर आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पे डेवलप किए जाते हैं? सामान्यतः ग्रामीण स्तर पे, और ग्रामीण स्तर पे जात पात, ऊंच नीच, धर्म, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आज भी आप देखोगे किसी ब्राह्मण के यहाँ बहुत सारे इन सब चीज़ों को देखा जाता है, किसी शूद्र के यहाँ यह व्यवस्था देखने को मिलती है। आज भी देखने को मिलता है, ब्राह्मण जो है कि शूद्र के घर का पानी नहीं पीता है, शूद्र जो है कि ब्राह्मण की कुर्सी के बगल में बैठ के उससे बात विचार नहीं करता है। अक्सर आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सीट रिजर्व नहीं होती है, वहां या तो ओबीसी वर्ग या जनरल वर्ग का व्यक्ति ही प्रधान बनता है हमेशा। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूँ, जो वास्तविकता वो मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव की खुद की ये वास्तविकता है। तो ये क्या है? मैं किसी जाति, धर्म या किसी वर्ग विशेष को आहत नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो हकीकत है मैं उससे रूबरू करा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? सहयोग की भावना नहीं दिखती है, पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रचलन होता है। भाई, पितृसत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सीमित परिभाषा, यह भी एक समस्या है कि इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। भाई, जब सदस्य ही आपके सीमित होंगे तो आप काम कैसे करोगे? खराब मार्केटिंग, यानी उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी टीम भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका बाजार से संपर्क बेहतर नहीं हो पा रहा है, जिससे वो अपनी जो प्रोडक्ट है उनको अच्छी कीमतों पर नहीं बेच पा रहे हैं। हालांकि अब तो जीआई टैग प्रदान किया जा रहा है और इनको क्या किया जा रहा है? अमेजॉन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल पर भी इनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, ताकि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सके और अपने जिले से बाहर तक के लोगों को सप्लाई कर सके, जिससे इनकी इनकम में वृद्धि देखी जाए। और आगे की राह में अगर आप देखोगे तो इनके लिए नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि समर्थन करने के लिए एक बेहतर नीति तैयार हो। इसके लिए लैंगिक रूप से समावेशी होनी चाहिए, बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें, और प्रशिक्षण भी उन्हें प्रदान किया जाए, क्षमता का विकास हो और वित्त पोषण तंत्र में सुधार होना चाहिए, ताकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बहुपक्षीय बैंक के आधार पे इन्हें वित्त की सुविधा प्रदान की जा सके, समर्थन दिया जा सके, ताकि इनके पास पैसों की कमी ना रहे और ये अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने सहयोगी सदस्यों के साथ अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार सकें, अपने पारिवारिक स्थिति को सुधार सकें। तो यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है डीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न जरूर बनते हैं। जैसे डीबीटी को अपनाकर सरकार ने यह रिपोर्ट दी है, यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि डीबीटी को अपनाकर सरकार ने 2014 से 2023 तक डीबीटी के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, यानी कि 2.73 अर्थात 2.73 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। नहीं तो ये पैसे किसके हाथ लगते? बिचौलियों के हाथ लगते, भ्रष्टाचारियों के हाथ लगते, करप्ट अधिकारियों के हाथ लग जाते। क्योंकि होता ना कि भाई डीबीटी अगर नहीं होता तो जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहता सरकारी योजनाओं का, तो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो कहते हैं ना कि अरे मेरी उस ऑफिस में बहुत बड़ी पहुंच है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू सेट करा दूंगा, तुम बस 5 लाख रुपए रखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। होता ना ऐसा? अक्सर होता होगा। कोई गरीब व्यक्ति गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करता है 2.5 लाख रुपए के लिए, पता चलता 20,000 रुपए तो उससे अधिकारियों ने ही जट लिए कि भाई 20,000 रुपए दोगे तब मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए पास कराऊंगा। तो उसको मिले तो 2,30,000। 20,000 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ सरकार का? तो बिचौलियों को मिल गए। तो इस तरीके से डीबीटी के माध्यम से सरकार कह रही है कि हमने इतना पैसा बचाया लगभग 8 सालों में। भाई अच्छी बात है ये तो डीबीटी के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है कि पारदर्शिता लाना, मतलब धन के आवंटन में पारदर्शिता लाया जाए और हेर फेर की गुंजाइश को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। इसकी शुरुआत 2013 में देश के कुछ चुनिंदा जिलों में हुई थी, लेकिन 2014 से पूरे देश में लागू कर दिया गया डीबीटी को। और नोडल एजेंसी के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से
किया जाता है और आधार की इसमें अनिवार्यता नहीं है। हालांकि अब बहुत सारी डीबीटी की योजनाएं जो है उसमें आधार कार्ड कंपलसरी किया जा रहा है, धीरे धीरे उसमें आधार कार्ड कंपलसरी किया जा रहा है। लेकिन अब हम बात करें कि चूंकि आधार जो होता है एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, इसलिए इच्छित लाभार्थियों को जो लाभ लेना चाहते हैं उनको लक्षित करने के लिए आधार को प्राथमिकता दी जा रही है और आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ध्यान देना, ये प्राथमिकता दी जा रही है, कंपलसरी नहीं है कि आधार कार्ड नहीं है तो आप उस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हो। लेकिन अधिकारियों के द्वारा यही कह दिया जाता है कि भाई आधार कार्ड नहीं है तो आपको यह योजना नहीं मिल सकती, तो इसलिए आप आधार कार्ड बनवाओ, ये चीज होती है। अच्छा, डीबीटी को सक्षम कौन कर रहा है, मजबूत कौन कर रहा है, तो जैम कर रहा है, अर्थात जनधन आधार एम से मोबाइल। तो जनधन हो गया, आधार हो गया, मोबाइल, इन तीनों ट्रिनिटी को आपस में जोड़कर जो लाभ अंतरण में जो लीकेज हो रही थी, रिसाव की समस्या हो रही थी, इसे समाप्त कर दिया गया। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति के पास जनधन एक खाता होगा, जनधन अकाउंट होगा, उसका अकाउंट मोबाइल नंबर से ऐड होगा और मोबाइल नंबर और जनधन अकाउंट दोनों ही आधार कार्ड से लिंक्ड होंगे। तो सरकार क्या करती है, अकाउंट नंबर ऐड करके पैसा डायरेक्ट उसके मोबाइल में मतलब अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मोबाइल पे उसके पास मैसेज आ जाता है केवाईसी के लिए आधार कार्ड ऑलरेडी अपडेट है। तो इससे जो रिसाव यानी लीकेज हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसकी समस्या समाप्त हो गई। तो जैम ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वही बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके द्वारा लाभार्थियों को समय पर उसके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए, अर्थात कि उस लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, अब उसको घर बैठे ही सारा का सारा पैसा मिल जाता है। भुगतान बैंक, दूर दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि की गई है। बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक खोले गए जहां पे एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंकें नहीं अपनी संस्था खोल रही थी, तो वहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, प्रथमा बैंक हो गया। इन बैंकों के द्वारा उन दूर दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया गया और डीबीटी का फायदा पहुंचाया गया। वहीं मोबाइल मनी यानी कैशलेस लेन देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें आप फोन पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, व्हाट्सएप मनी यूज कर रहे हो, अमेजॉन यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो। इन सभी के माध्यम से हम कैशलेस मनी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम किसी को साथ भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन रहता है। तो अब डीबीटी के प्रभाव की बात करें कि डीबीटी के प्रभाव में क्या क्या फायदा देखने को मिला, तो सबसे पहला फायदा कि शीघ्र धन अंतरण, यानी डीबीटी ने धोखाधड़ी की संभावना को कम कर दिया और धन हस्तांतरित करने की लागत भी कम हो गई। अर्थात सरकार अगर किसी गरीब व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दे रही है, तो उसको 2.5 लाख रुपए मिल ही रहा है पूरा का पूरा। अभी भी इसमें पारदर्शिता देखी जा रही है। जैसे पीएम आवास योजना, एलपीजी पहल देखिए, जो आपकी सिलेंडर गैस है, उज्ज्वला योजना है या गैसों पे सब्सिडी है, डायरेक्ट खाते में आ रही है वो। भ्रष्टाचार में इससे कमी आ गई, बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया इसने। वित्तीय समावेशन लोगों का बढ़ा, क्योंकि डीबीटी के लिए आपके पास जैम का मतलब जनधन यानी कि खाता एक होना चाहिए। तो आपने क्या किया, बैंकों में खाता खोला और बैंकों की जो है कि शाखाएं बढ़ी, बैंकों की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, साथ ही साथ बेहतर निगरानी की गई इससे, और निगरानी करने तक उनके पहुंच में सक्षम हुए और सशक्त नागरिक भी हुए। यानी अन्य ई गवर्नेंस सेवाओं का भी लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके माध्यम से आप सरकार की अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं बैठे बैठे ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं नागरिक को सशक्त किया गया, एजुकेट किया गया, वित्तीय स्तर पे उसको साक्षर किया गया। तो ये सारे फायदे देखने को मिले। लेकिन फिर भी डीबीटी के लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। जैसे सबसे पहली जो चुनौती है कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला जो है कि देश है, और ऐसे में लाभार्थियों की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि असल में जरूरत किसको है। जैसे हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर विचार उठाते हैं ना, कि आरक्षण की जिसको वास्तविक रूप से जरूरत है उसे आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है, बल्कि सवर्ण वर्ग, उच्च वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी में जो अपर क्लास है उसको ज्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है। तो सेम इसी तरीके से कि असल में लाभार्थी कौन है उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे पीएम किसान निधि के तहत पात्रता संबंधी जटिल मानदंड के कारण लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की धनराशि वितरित की गई, लेकिन वो लाभार्थी योग्य नहीं थे, अपात्र थे, यानी जिनको वास्तविक रूप से जरूरत नहीं थी। अनुपालन और परिचालन संबंधी मुद्दे होते हैं, जैसे इससे समेत बहुत सारी फिंगरप्रिंट जो मिसमैच होते हैं, डेटा एंट्री वगैरह जो होती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है।
कम वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, अनुसूचित जनजातियों आदि के बैंक खातों की पहुंच जो है कि कम होती है। आप ट्राइबल कम्युनिटी में जाइए ना, जंगलों में कौन पूछने जा रहा है कि तुम्हारे पास बैंक खाता है कि नहीं है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में देखिए, आप अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, महाराजगंज, गोरखपुर, बलरामपुर वाले क्षेत्र में देखिए ना, जो तराई वाला क्षेत्र है, कितनी जौनसारी भूटिया जनजातियों ने खाते खुलवा रखे हैं, बताइए जरा मुझे। बिल्कुल नहीं खुलवाए हैं। तो उनसे कहाँ पे जो है कि हम उनसे लक्षित कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, पता चला एक गांव में बैंक ही नहीं है तो वहां के लोगों के पास खाता ही नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं। और डिजिटल विभाजन और निरक्षरता भी है। ग्रामीण 20 सबसे गरीब 20% परिवारों में केवल 2.7% कंप्यूटर है लोगों के पास, और उसमें भी 8.9% लोग ही केवल इंटरनेट सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो ये ऑक्सफैम की इंडिया रिपोर्ट भी कहती है कि भारत असमानता रिपोर्ट 2022 में डिजिटल रूप से डिवाइड है, कि शहर में तो सारे वाईफाई कनेक्शन है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के टावर हैं, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है, बहुत अच्छा नेट कनेक्टिविटी है, बहुत जीबीपीएस की स्पीड आ रही है। लेकिन गांव में देखिए, साला पेड़ पे चढ़ा रहता है आदमी, पेड़ पे चढ़ा रहता है, कहता है कि भाई अब तो टावर आ जा, मेरी बात तो हो जाए किसी से, अपने आशिक से बात तो कर लूँ मैं। तो सोचो, उसको बात करने के लिए दोस्तों पेड़ पे चढ़ना पड़ रहा है। तो कहाँ से वो नेटवर्क ढूंढेगा, कहाँ से वो जो है कि गूगल खोज पाएगा, कहाँ से वो यूट्यूब पर सरकार के और मोदी जी के भाषण सुन सकेगा। ये सारी मैं वो समस्या बता रहा हूँ जो वाकई आप लोग भी फेस करते हो और आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसी समस्याओं को। तो बिल्कुल ये दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आगे की राह निकालेंगे कि पहला, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए। पीएमओ द्वारा एक समुचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। बेहतर समन्वय और सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। नोडल बैंक और एनपीसीआई प्रणाली के बीच समन्वय होना चाहिए। महिला एजेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, कि महिला एजेंट्स की संख्या बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि महिला लाभार्थियों तक पहुंच में सुधार किया जा सके। क्योंकि पुरुष लाभार्थी की अपेक्षा महिला लाभार्थी पैसों का ज़्यादा अच्छे से प्रयोग कर सकती हैं। और भारत नेट यानी कि जो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, इसको समाप्त करके गांव-गांव तक जो है कि हम कनेक्टिविटी को पहुंचाएं, इंटरनेट की सुविधा को पहुंचा सकें। तो ये सारी चीज़ें थी जो डीबीटी के अंतर्गत हमने देखी। और अगला टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था खास स्पेशल प्रीलिम्स या मेंस के लिए, तो मैंने इसको हटा दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में रहेगा और आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त स्थिति की कंडीशन में सेफ्टी टेस्ट एक जारी किया, जिसके लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की गई है। ये अर्थात जो भी कंपनी गाड़ी बना रही है तो अपनी एक सेफ्टी टेस्ट भी करती है कि भाई अगर मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो कितना जोखिम होगा, क्या लोगों की जान जा सकती है या कम से कम जोखिम होगा, क्या गाड़ी की जो पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, वो बहुत स्ट्रांग बनाए गए ताकि अगर जोखिम भी हो, दुर्घटना भी हो तो कम से कम नुकसान हो सके। इसके लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग तैयार की गई है। भारतीय कार विनिर्माता 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं 1 से लेकर 5 तक के स्केल पर अपने वाहनों को क्रैश सेफ जो सेफ्टी टेस्ट है उसको और सुरक्षा का आकलन करवा सकते हैं। हालांकि यह जो रेटिंग है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति, वाहन चयन की प्रक्रिया, अलग अलग टेस्ट और ये सभी आकलन शामिल होते हैं। साथ ही साथ यह जो प्रणाली बनाई गई है ये ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पर भी आधारित है, क्योंकि ये जो ग्लोबल असेसमेंट न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है एनसीएपी, ये टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन की एक प्रमुख परियोजना है जो कि यूनाइटेड किंगडम में एक चैरिटी संस्था के रूप में जानी जाती है। अब भारत ने जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया, ये किस पर लागू होगा, कौन सी कंपनी इसे टेस्ट करेगी। तो पहली चीज कि जो भी ड्राइवर सीट के अलावा 8 लोगों से अधिक की सीटें न हो, अर्थात 8+1 अर्थात 9 सीटों से अधिक की सीटें न होने वाली गाड़ियों पर ये ट्राई किया जाएगा। स्पेशली वो भारत में बनी हो गाड़ी और भारत में बिकने वाली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में बन रही है और भारत में आके खाली चल रही है। भारत में जो बन रही है उसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। हालांकि हर कंपनी टेस्टिंग करती है, लेकिन ये सड़क मंत्रालय के द्वारा एक नई टेस्टिंग की प्रणाली निकाली गई है जिसमें टेस्ट करना जरूरी है, और जिसमें आपके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के साथ साथ सीएनजी इंजन वाली गाड़ी और इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल किए गए हैं कि हर प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। टेस्ट प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब वयस्कों के लिए
चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी यानी बच्चों के लिए भी कुछ इसमें सेफ्टी होनी चाहिए, और साथ में कार में लगाई गई सेफ्टी असिस्टेंट जो टेक्नोलॉजी है इसका भी आकलन किया जाएगा। तो साथ ही साथ टेस्ट का जो प्रारूप होगा, हालांकि ये तो स्वैच्छिक प्रकृति का टेस्ट होगा कि कार विनिर्माताओं को, लेकिन फिर भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि जो AIS 197 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसके मानदंडों के अनुरूप जो है कि अपने वाहन मॉडल का सेफ्टी टेस्ट करवाएं। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो इस सरकार के इस मॉडल को फॉलो करें, सरकार के इस टेस्ट प्रणाली के तहत जो है कि अपनी कारों को टेस्ट कराएं, और फिर उसके बाद ही वो नए नए उसके और भी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और इस योजना के तहत वाहनों के सेफ्टी टेस्ट का कार्य ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसको सौंपा गया, जो कि पुणे में और चाकन में स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में वाहन को टेस्ट कराएंगी। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो महिंद्रा कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, या कोई भी अदर कंपनी आप देख सकते हो, मारुति देख सकते हो, सुजुकी देख सकते हो, तो ये सभी कंपनियां अपनी टेस्टिंग कहाँ करेंगी? अगर वो करना चाहें तो यहाँ पे पुणे और चाकन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो नए नए मॉडल बनाए उसके। इसका महत्व होगा कि सड़क सुरक्षा, पहली चीज, उपभोक्ताओं को कार खरीदने से पहले सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि मैं अगर कोई कार खरीद रहा हूँ तो वो सेफ्टी पर्पस भी अच्छे लेवल पर उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, उसको ग्रेडिंग मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमें देखने में सुंदर लग रही है वो कार तो हमने खरीद ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो अनिवार्य ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स होने चाहिए। ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स का मतलब ड्राइवर और बगल वाली सीट दोनों के पास एयरबैग्स होने चाहिए। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होने चाहिए, मतलब कि अगर ब्रेक फेल होने की कंडीशन हो तो तुरंत ब्रेक लॉक हो जाने चाहिए। और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी होने चाहिए इसमें, कि पीछे जब हम गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तो अक्सर पीछे वाली गाड़ियां क्रैश कर जाती हैं, तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर भी होना चाहिए। लागत प्रभावी भी होना चाहिए। हालांकि विदेशों में जो सेफ्टी टेस्ट होता है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगती है उसकी लागत, लेकिन भारत में इसकी लागत को कम करके 60 लाख रुपए तक किया गया है। प्रतिस्पर्धा को इससे बढ़ावा मिलेगा कि वैश्विक बाजार में भारतीय कारों के निर्यात में वृद्धि होगी। तो बस यही एक छोटा सा टॉपिक था, जो हालांकि प्रीलिम्स के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अवेयरनेस के आधार पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो मुझे ये लगा कि टॉपिक आप लोगों को जागरूकता के तौर पे बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो न्यू कार असेसमेंट जो प्रोग्राम आया है वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। तो अगला टॉपिक है हमारा उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो चलिए उड़ा देते हैं उसे भी, आम नागरिक को। जैसे हम और आप आम नागरिक हैं तो कहाँ उड़ोगे? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक ऑडिट रिपोर्ट संसद में आ गई है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस योजना के बारे में समझेंगे। तो ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजना है, यानी कि जो एयरपोर्ट जो बंद पड़े हुए हैं या जो कम यूज में आते हैं इनको जो है कि अपडेट करने से संबंधित है। जैसे दूर दराज वाले क्षेत्रों में या अपनी क्षमता से कम उपयोग करने वाले हवाई अड्डों से वहनीय यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। वहनीय का मतलब होता है कि अफोर्डेबल, सस्ती दरों पे जो है कि लोगों को कनेक्टिविटी दी जाए। 200-400 किलोमीटर की दूरी पे कनेक्टिविटी दे दी जाए जहां पर यूज कम हो रहा है। अब जैसे आप इलाहाबाद में देखोगे एक एयरपोर्ट है बमरौली के नाम से, उसका प्रयोग बहुत कम होता है। हालांकि वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन एयरपोर्ट में जो फ्लाइट वगैरह होती है उसके तौर पे उसका प्रयोग कम होता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। और छोटे छोटे शहरों में जो है कि ऐसे आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2017 में 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। तो उड़ान योजना कब से शुरू की गई? 2017 में। और कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो ये प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। और इस नीति में राजकोषीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी योजना बनाई गई है। साथ ही साथ इसका जो मंत्रालय है वो नागर विमानन मंत्रालय है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया है यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी? कि इसमें एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को रियायतें प्रदान की जाती है, यानी कि छूट दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। जो व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण है यानी कि VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये जो है कि VGF के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है या कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो अगर किसी एयरपोर्ट को या एयरलाइंस को अगर अपडेट करना चाह रहा है, रिनोवेट करना चाह रहा है, उसको नए सिरे से चालू करना चाह रहा है, और उसके पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो उस पैसे की कमी जितनी कमी हो रही है
उस कमी का योगदान केंद्र सरकार या राज्य सरकार वीजीएफ के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहारिक स्तर पे जो अंतराल देखने को मिल रहा है वित्त पोषण का, जो पैसों की कमी देखने को मिल रही है, इसको दूर किया जा सके, तो इसे हम वीजीएफ कहते हैं। और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड तैयार किया जाएगा और बजटीय सहायता भी दी जाएगी एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स के विकास, इन सभी के रिनोवेट के लिए सरकार द्वारा बजटीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही इसमें हम समझेंगे कि भारत में जो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी है, इसकी आवश्यकता का क्या महत्व है। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अवसंरचना के मामले में क्षेत्रीय असमानता भी कम हो सकेगी। मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी यानी दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। आज आपको अगर सिक्किम घूमने जाना हो, गुवाहाटी घूमने जाना हो या मणिपुर त्रिपुरा घूमने जाना हो, तो आपके पास केवल और केवल सिक्किम के ऊपर से दार्जिलिंग से होते हुए जो चिकन नेक का गलियारा है, आप उसी गलियारे को फॉलो करके जा सकते हो। लेकिन हवाई कनेक्टिविटी के रूप में बहुत ही कम फ्लाइट्स ऐसी हैं जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती हैं। तो अगर हम इस क्षेत्रीय स्तर पे इस दुर्गम क्षेत्रों में अगर हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म, जो टूरिस्ट है, वो जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वहाँ की, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आज भी प्राकृतिक फिनोमेना बहुत सारे हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं। लेकिन हवाई कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ट्रेन के माध्यम से एक लंबा सफ़र हो जाता है 2 से 3 दिन का, इसलिए आदमी नहीं जाना चाहता है। तो टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, विकास का चालक कहलाएगा, यानी एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आएगा, विकासात्मक गतिविधियां सुगम हो सकेंगी, आपदा प्रबंधन, कार्रवाई और राहत बचाव कार्य करना भी संभव हो सकेगा क्षेत्रीय स्तर पे। कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो हम क्षेत्रीय स्तर पे दवाइयां पहुंचा सकते हैं, कोविड के दौरान जैसे समस्याएं, लोगों को भोजन पहुंचा सकते हैं, आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जैसे स्वदेश दर्शन जैसी पहल को बढ़ावा दिया जा सकता है, अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। लेकिन अब इसमें वही बात आती है कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई जो प्रमुख समस्या है, पहली समस्या क्या है कि हेलीपोर्ट की पहचान करना। किसकी पहचान करना? हेलीपोर्ट की पहचान करना। दूसरा, यहाँ पे नियमों का अभाव देखा जाता है। तीसरा, प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है। स्व प्रमाणन की वजह से योजना के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है यहाँ पे। और बड़ी बनाम छोटी एयरलाइंस कंपनियां, अब स्पाइस जेट हो गई, विस्तारा हो गई, एयर इंडिया हो गई, गो स्पाइस हो गई, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, इनके सामने जो छोटी छोटी एयरलाइंस होंगी, उनके लिए प्रतिस्पर्धा की स्थिति होगी और वो उनके सामने नहीं टिक पाएंगी। और परिचालन की उच्च लागत यानी ईंधन, रख रखाव, बढ़ती लागत के कारण एयरलाइन ऑपरेटर्स क्षेत्रीय मार्गों पर विमान सेवा चलाने में अब रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में जो कैग की सिफारिश ये आई है कि व्यवहार्यता होनी चाहिए, यानी विमान सेवाएं जारी रखने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गों की व्यवहार्यता का आकलन करो कि हम कौन सा ओपन एयर में जो रूट दे रहे हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उनकी निगरानी करिए, ठीक है, एक तंत्र स्थापित करिए और दंडात्मक प्रावधान को भी जोड़िए, जो अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा या मानक संचालन का प्रयोग नहीं करेगा। और वीजीएफ का समाधान करना बहुत जरूरी है। वीजीएफ को स्व प्रमाणन के आधार पर वितरित करने के बजाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास उपलब्ध उड़ान डेटा के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें परिवर्तन करने की बात की गई है कैग के द्वारा। तो अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा शहरी अवसंरचना विकास में, और इस टॉपिक से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न जरूर पूछ लेगा। हालांकि जो शहरीकरण की समस्या से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं GS1 और GS2 में, वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इसको हम लोग कवर करेंगे कल। तो आज हम लोगों ने लगभग 4 से 5 आई थिंक 6 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लव यू ऑल।